हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था ग्रुप 15 में भी वर्ग 15 के हाइड्राइड्स का गलनांक और क्वथनांक। पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे, इसके बाद फिर हम डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि वर्ग 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स में हमने बताया था जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ट्राई हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता था NH3, इसी तरह फास्फोरस PH3 और आर्सेनिक जो होते थे ASH3 और एंटीमनी आपका SbH3 और बिस्मथ BiH3 का निर्माण करते थे। वर्ग 15 में जो तत्व होते थे वो होता था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ। कौन कौन से तत्व थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक की बात हम करेंगे। हमने इस वैल्यू को लिख लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, पहले हम इसको छोड़ देते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम NH3 की बात करें, NH3 के गलनांक और क्वथनांक की बात करें, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो NH3 होता है, इसमें जो नाइट्रोजन NH3 में जो नाइट्रोजन है, इसका जो आकार होता है वह आकार अपने वर्ग में क्या होता है, अन्य तत्वों की तुलना में छोटा होता है। क्योंकि हमने सीखा था कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, इसके आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो। ठीक है, ये हमने सीखा था। अब देखते हैं कि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है इसका आकार छोटा होता है तथा इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, अधिक होती है। हमने सब कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से आने पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ग में ऊपर से आने पर क्या होती है बेटा जी, घटती है, और आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो आकार इसका छोटा होगा तथा विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या होगी, अधिक होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो अमोनिया होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, आकार छोटा होता है। तो नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, आकार छोटा होता है, पहला बात। दूसरी बात मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निगेटिविटी क्या होती है बेटा जी, तो आप बोलोगे अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, ये हो गया। अब देखिए इसी के कारण यह जो NH3 है, यह एक NH3, ठीक है, और दूसरे NH3 के बीच में एक NH3 मॉलिक्यूल ये हो गया, एक NH3 ये हो गया, तो दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इस NH3 और इस NH3 के बीच में एक बंध बनाता है जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन बंध। कौन सा बोलोगे बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, या इसी को इंग्लिश में आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बंध कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, मींस स्ट्रांग होते हैं। और इन दोनों के बीच में बंध को तोड़ना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिन होता है। मतलब ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा अगर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि इसके गलनांक और इसके क्वथनांक क्या होते हैं, हमेशा अधिक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या है, गलनांक को आप बोलते हो मेल्टिंग, गलनांक को आप क्या कहते हो, मेल्टिंग, और इस क्वथनांक को क्या कहते हो, बॉइलिंग। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका गलनांक। और जब किसी लिक्विड को आप क्या करते हो, उसको वेपर में, मींस वाष्प में परिवर्तित करते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बॉइलिंग। तो आप समझिए कि जो दो नाइट्रोजन होगा, दोनों नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा, और इसको तोड़ना हमारे लिए क्या होगा, कठिन होगा। और जब कठिन होगा तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका गलनांक और इसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। आया बात समझिए। और अगर हम दूसरे तत्व की बात करें तो इसका गलनांक और क्वथनांक हमेशा दोनों क्या होगा, अधिक होगा। किसका, NH3 का। अगर अन्य तत्व की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लेता हूं PH3, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं PH3 आपका, ठीक है। उसके बाद क्या था, आर्सेनिक, तो ASH3, एंटीमनी तो हो जाएगा SbH3, और बिस्मथ था तो क्या हो जाएगा BiH3।
ठीक है, आपको पता है कि इसका आकार छोटा, इसका आकार उससे बड़ा, इसका आकार उससे बड़ा और इसका आकार सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े वैसे वैसे इसके आकार क्या होते जाते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता है कि जब इसका आकार बढ़ेगा तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, इसका भार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जिसके वजह से यहाँ पे वंडर वाल बल्स, इन सभी के बीच में एक बल लगता है जिसको आप बोलते हैं कौन सा बल, वंडर वाल बल, या बोलते हैं वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस बोलोगे इसी को, या फिर आप इसी को कहोगे वंडर वाल बल, वंडर वाल्स बल। आया बात समझिए। तो इसमें क्या होता है, वंडर वाल बल क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। किसी दो परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं, वंडर वाल बल्स, ठीक है। इसमें वंडर वाल बल्स लगता है, ठीक। अब देखिए जब वंडर वाल्स बल लगेगा तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, इसके आकार बढ़ते जा रहे हैं, तो आकार बढ़ रहा है तो वंडर वाल्स बढ़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके और गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। परंतु जो नाइट्रोजन है मीन्स अमोनिया, अमोनिया का जो गलनांक और क्वथनांक दोनों हमेशा क्या होगा, इन सभी से क्या होगा, ज्यादा होगा। आया बात समझे, इन सभी से क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हो कि इधर क्या होगा, फर्स्ट इसका गलनांक, इससे अधिक इसका गलनांक, फिर इससे अधिक इसका गलनांक, ठीक है। परंतु अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया का गलनांक हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक दोनों अमोनिया का क्या होगा, ज्यादा। अब ऊपर देखते हैं, वैल्यू को समझते हैं। अगर मैं गलनांक की बात करूं तो इसका गलनांक कितना है, 195, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे 139, यहाँ 156, यहाँ पे 185, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सभी में सबसे अधिक गलनांक किसका है, NH3 का गलनांक है, ठीक है। सबसे अधिक गलनांक किसका है, NH3 का, इन सभी में। क्लियर हो गया। देख रहे हैं आप BiS3 में नहीं दिया, ये सब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्टडी करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। अब देखिए इसमें इसका जो क्वथनांक है NH3 का, वो NH3 का क्वथनांक क्या है, अधिक है। जबकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, PS3 का क्वथनांक कम है, ESH3 का क्वथनांक भी कम है, SbS3 का क्वथनांक क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और BiS3 का भी क्वथनांक क्या है, ज्यादा है। आपने क्या देखा कि जो गलनांक है NH3 का वो PS3 से और ESH3 से, SbS3 से क्या है, अधिक है। जबकि अगर मैं क्वथनांक की बात करूं तो इसका क्वथनांक PS3 से भी अधिक होता है, ESH3 से भी अधिक होता है, बट SbH3 से और BiS3 से कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंडर वाल्स बल क्या होते जाते हैं, अधिक होते जाते हैं, और ये हैवी मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, इसका मास क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, NH3 से कम होता है। आया बात समझिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो इसका गलनांक है, इसका जो क्वथनांक है, अमोनिया का जो क्वथनांक है वो क्या है, PS3 से अधिक है, ESH3 से भी अधिक है, बट SbS3 और BiS3 से कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैवी हो जाते हैं और इसका वंडर वाल्स बल अधिक होता है, जिसके वजह से इसका जो क्वथनांक है वो क्या होता है, इन दोनों से बस कम होता है। क्लियर हुआ। तो NH3 का गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में डाई नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। अब हम सीखेंगे डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन। तो हमारी अगली हेडिंग है डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, इसी को आप बोलते हो N2। N2 का ही मतलब क्या होता है, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं, डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन सीखेंगे, ठीक है। इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं वो सीखेंगे सबसे पहले, डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो डाई नाइट्रोजन को अगर आपको प्रिपेयर करना है, पहला रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो डाई नाइट्रोजन आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। इसी को आप क्या बोलोगे बच्चों, तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड,
ठीक है। इसी अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट, जिसको आप बोलते हो NaNO2, ठीक है, इस अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ होती है? सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? हम प्रिपेयर क्या करें? N2, तो आपको मिल जाएगा N2। देखिए N2 कहाँ से मिलेगा? एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक नाइट्रोजन यहाँ पे, तो आपको क्या मिल गया? N2। अब समझते हैं कि क्या बनेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। और साथ में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे? 4, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन जरूरत है? 2। तो अगर 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 2। तो क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया? 2। अब बचा क्या? यहाँ देखिए सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जिसको आप बोलते हो NaCl, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इस अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? तो इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं NaNO2 को? तो इसको आप बोलते हो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो कि जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट, जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस, तो इसे को आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? एक्वस, AQ का मतलब है एक्वस का मतलब जलीय विलयन। तो जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो डाई नाइट्रोजन बनता है। ये N2 आपका क्या है? तो ये N2 है आपका डाई नाइट्रोजन। क्या बनता है? डाई नाइट्रोजन, ठीक। अब इसके साथ में आपको कुछ अमाउंट में आप देखेंगे कि आपको NO को आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? तो इसको आप बोलोगे नाइट्रिक ऑक्साइड, तथा कुछ मात्रा में आपको मिलता है HNO3, और इस HNO3 को आप क्या बोलते हो? कुछ अमाउंट में आपको मिलता है, ठीक है। इस HNO3 को आप बोलते हो नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसी को नाइट्रिक एसिड या आप बोलोगे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। आया बात समझे? तो इसको दूर करने के लिए हम लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला? इसको हम दूर करने के लिए, इस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं? तो आप बोलोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तथा क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या? जलीय विलयन। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, और उसके साथ हम क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, प्रवाहित करते हैं उसके साथ, तब जाके हमारी ये जो इम्प्योरिटी है क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। आया बात समझे? तो यह प्रिपरेशन हमने पहला सीखा, किसका? डाई नाइट्रोजन बनाने का, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक। तो देखिए दूसरा मैं बोल सकता हूं, मैं लूंगा अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसी को आप बोलते हो क्या? अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इस अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या कराते हैं? तापीय अपघटन, ठीक है। इसको ताप देंगे, तापीय अपघटन कराने पर क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? N2। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको 2 क्या मिल जाएगा? N2 मिल जाएगा, और प्लस में क्या? H2O, जिसको आप बोलोगे वाटर, और साथ में आपको मिल जाता है क्या? Cr2O3। अब बैलेंस करके देखिए, 2 नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितना था? तो 4 दूना कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या? 4, तो यहाँ पे भी 4 दूना कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, कुल यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 7, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन है 7। क्रोमियम कितना था? Cr2 और ये Cr2, ठीक है। इसी को आप बोलोगे क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। Cr2O3 क्या बोलते हो? क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। इसको बोलते हो अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या बच्चों? तो आप बोलोगे अमोनियम डाइक्रोमेट। तो इस अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या कराएंगे? तापीय अपघटन। तो तापीय अपघटन कराने पर आपको मिलेगा डाई नाइट्रोजन,
वाटर और क्या मिलता है, Cr2O3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, तो आपका प्रिपेयर हो गया क्या, डाई नाइट्रोजन। आए बात समझिए, तो आप ये अपघटन कराने पर क्या मिल गया, डाई नाइट्रोजन। हम लेंगे बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड क्या होता है, किसी धातु का एजाइड ले सकते हैं, जैसे बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड। ठीक है, तो BaN3 का होल ट्वाइस, इसी को आप क्या बोलोगे, बेरियम एजाइड, या फिर हम सोडियम एजाइड भी ले सकते हैं, बेरियम एजाइड इसको कहा जाता है। इसका भी कराएंगे क्या, अपघटन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, Ba मीन्स बेरियम प्लस 3 क्या, N2। ये कैसे है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, 3 दूना 6, यहाँ देखिए 3 दूना 6, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, बेरियम। ठीक है, इसका भी करा देंगे अपघटन, जिससे आपको बेरियम और प्लस में क्या मिलता है, डाई नाइट्रोजन। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, डाई नाइट्रोजन। आया बात समझिए, तो हमने क्या देखा, बेरियम एजाइड, या फिर हम सोडियम एजाइड ले सकते हैं, Na सोडियम एजाइड। अब इसका ताप अपघटन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी अपघटन कराने पर क्या मिल जाएगा, Na और प्लस में 3 क्या, N2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 Na एजाइड या सोडियम एजाइड। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एजाइड। क्या बोलोगे बच्चों, सोडियम एजाइड। ठीक है, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड की अभिक्रिया इसका अपघटन कराने पर क्या मिलता है आपको, सोडियम और यहाँ पे डाई नाइट्रोजन, या बेरियम और डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमने प्रिपरेशन सीखा डाई नाइट्रोजन का। तो हमने क्या क्या बताया आपको, पहला अमोनियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर आपको क्या मिलता है, डाई नाइट्रोजन मिलता है, और साथ में वाटर और सोडियम क्लोराइड, और कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में आपको NO को बोलते हैं क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, तथा HNO3 मीन्स नाइट्रिक अम्ल मिलता है। ठीक, HNO3 आप जानते होगे पहले से, जिसको आप नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड कहते हो। उसे दूर करने के लिए, उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का कराएंगे ताप अपघटन, जिससे आपको मिलता है क्या, डाई नाइट्रोजन आपको मिलेगा, और वाटर और साथ में क्या, Cr2O3। नेक्स्ट हमारा एजाइड हम लेते हैं, या सोडियम का एजाइड हो सकता है या बेरियम का एजाइड, और इसका भी अपघटन कराते हैं, जिससे आपको बेरियम तथा डाई नाइट्रोजन और सोडियम तथा डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह हमने सीखा क्या, कि किस तरह से प्रिपरेशन होता है क्या, डाई नाइट्रोजन का। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे डाई नाइट्रोजन के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगला है डाई नाइट्रोजन के गुण। डाई नाइट्रोजन के गुण, इसी को आप बोलते हो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बच्चों, N2। डाई नाइट्रोजन के गुण सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ N2। ठीक, तो पहला देखिए प्रॉपर्टीज इसका क्या है, तो जो डाई नाइट्रोजन होता है वह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस होती है। पॉइंट, यह रंगहीन कॉमा गंधहीन कॉमा स्वादहीन तथा अविषैली। अविषैली का मतलब होता है नॉन पॉइजनस, अविषैली गैस होती है। आया बात समझे, तो यह पहला पॉइंट। दूसरा, नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं। तो मैं लिखूंगा नाइट्रोजन के 2 स्थायी समस्थानिक होते हैं। स्थायी समस्थानिक होते हैं।
समस्थानिक होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। कौन कौन सा? तो एक को बोलते हो आप N14 और दूसरा क्या होता है N15। ठीक, आपको पता है समस्थानिक का मतलब जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, समस्थानिक। यह दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और मास नंबर कितना है 14 और एक का 15, तो इसी को बोलते हो समस्थानिक। ठीक है, तो नाइट्रोजन के दो स्थानिक समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है डाई नाइट्रोजन जल में बहुत ही कम मात्रा में विलय होता है। ठीक है, तो लिखेंगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन जल में बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में विलय होते हैं, विलय होते हैं। डाई नाइट्रोजन जल में क्या होता है, बहुत ही कम विलय होते हैं, इसी कारण इसके गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, तो डाई नाइट्रोजन जो है अक्रियाशील, N2 जो है अक्रियाशील होता है कमरे के ताप पर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच का जो बॉन्ड होता है, हमने बताया था डाई नाइट्रोजन में एक सिग्मा तथा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तथा उनको तोड़ना क्या होता है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके वजह से बोलते हैं कि वो क्या होता है, अक्रियाशील या नॉन रिएक्टिव होता है। कब? कमरे के ताप पर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे। तो बोलेंगे डाई नाइट्रोजन या N2 कमरे के ताप पर बहुत ही, कमरे के ताप पर अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील होता है। अक्रियाशील मतलब नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, कौन? N2। क्यों? क्योंकि आपको पता है N2 के बारे में हमने बताया था, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है। बंध वियोजन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होती है, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। तो बोलेंगे इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होता है, अधिक होती है, एंथैल्पी अधिक होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया पॉइंट। लेकिन अधिक ताप पर यही डाई नाइट्रोजन कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे इसी N2 की अभिक्रिया अगर हम लिथियम के साथ कराएं तो यह लिथियम नाइट्राइड बनाता है, तथा इसी N2 की अभिक्रिया अगर हम मैग्नीशियम धातु के साथ कराएं तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। आया समझ में मैंने क्या बोला, कि कमरे के ताप पर तो डाई नाइट्रोजन क्या होता है, अक्रियाशील होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर इसी डाई नाइट्रोजन की अभिक्रिया कुछ धातु जैसे लिथियम के साथ अगर हम कराते हैं उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर, यहां पे भी आप लिख लेंगे क्या, उच्च ताप पर। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, उच्च ताप यहां भी हमने लिखा है, उच्च ताप यहां भी लिखा है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनाता है, इसको आप बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। और यह मैग्नीशियम का नाइट्राइड है, तो इसको क्या बोलोगे आप, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बोलोगे बच्चों, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। आया बात समझे? तो हमने क्या देखा कि डाई नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैले मीन्स नॉन पॉइजनस गैस होती है। दूसरा, नाइट्रोजन के दो अस्थायी समस्थानिक होते हैं, एक को आप बोलते हो N714 और दूसरा N715। ठीक है, समस्थानिक का मतलब जिसके परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, उसी को आप बोलते हो क्या, समस्थानिक। अगला, डाई नाइट्रोजन जल में बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, विलय होते हैं, मीन्स बहुत कम सॉल्युबल होते हैं जल के अंदर। क्यों? एक चीज और है कि इसका गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगला, कमरे के ताप पर यह अक्रियाशील मीन्स नॉन रिएक्टिव होते हैं, जबकि अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो यह क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रियाशील या नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो आप बोलेंगे क्योंकि इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस बंध को कमरे के ताप पर तोड़ना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। ठीक है, अगला है, यही जो डाई नाइट्रोजन है कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके
नाइट्राइड बनाते हैं, जैसे लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। आया बात समझे? और इसकी मैं कुछ अगर अभिक्रिया देखो, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यही डाई नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक तथा 773 केल्विन ताप 773 केल्विन ताप तथा उत्प्रेरक कौन सा होता है याद करिए। उत्प्रेरक हम लेते थे आयरन, जिसको आप बोलते हो कैटलिस्ट, तथा एक होता था उत्प्रेरक वर्धक, जिसे हम बोलते थे क्या, मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो आयरन उत्प्रेरक होता है तथा मॉलिब्डेनम क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जो इस उत्प्रेरक के कार्य करने की स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसी को हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ये यमु हमने लिखा है मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये बनाता क्या था, यह अमोनिया का निर्माण करता है। कितना अमोनिया बनेगा, तो 2 मोल। कैसे पता, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ हमने बैलेंस कर लिया, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6, यहाँ पे भी क्या करते हैं 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो यही डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके उत्प्रेरक की उपस्थिति तथा 773 केल्विन ताप, और इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एफ एच। ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा फॉर्मेशन किसका, हीट का, यह होता है निगेटिव, मीन्स होता है एक्जोथर्मिक अभिक्रिया होती है। मतलब क्या होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब यहाँ पे ताप क्या होता है, टेम्परेचर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये होता है -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स, इतना ऊर्जा क्या होती है, रिलीज हो। तो इसको लिखेंगे डेल्टा या फेस निगेटिव। आया बात समझे, ये हो गया। अगला पॉइंट में लिख सकता हूं, यही डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड या नो नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसी को आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या बनाता है बेटा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर इसके उपयोग की बात करें, डाई नाइट्रोजन के उपयोग, ठीक है, तो मैं लिखूंगा N2 के उपयोग कौन कौन से हैं। इसी को आप बोलोगे यूजेस ऑफ N2, यूजेस ऑफ N2। तो N2 के कौन कौन से उपयोग हैं, ठीक है, तो देखते हैं इसके उपयोग। तो पहला इसका जो उपयोग है बेटा, वह प्रशीतक के रूप में होता है। ठीक है, तो पहला उपयोग प्रशीतक के रूप में। ठीक है, प्रशीतक का मतलब यहां पे क्या है, प्रशीतक का मतलब है कूलिंग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, प्रशीतक रेफ्रिजरेंट में इसका उपयोग होता है। अगला दूसरा है क्रायो सर्जरी में उपयोग किया जाता है। N2 का उपयोग क्रायो सर्जरी में किया जाता है, क्रायो सर्जरी में किया जाता है। ठीक है, और N2 का उपयोग औद्योगिक रसायन बनाने में करते हैं, औद्योगिक रसायन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि N2 का उपयोग प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, ठंडा करने के लिए क्रायो सर्जरी मेडिसिन के क्षेत्र में किया जाता है, तथा इसका उपयोग औद्योगिक रसायन बनाने, केमिकल्स बनाने में भी यूज करते हैं। तो हमने डाई नाइट्रोजन के बारे में सीखा है। ठीक है, कि डाई नाइट्रोजन होते क्या हैं, उसके प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमने पूरे ईमानदारी के साथ आपको समझाया, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, हमने उसको लिखवाया भी, आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।